एक लिक्विड के फ्री सरफेस के सरफेस एरिया को अगर आप किसी तरह से बढ़ाते हैं तो आपको वहां काम करना होगा, और वही किया गया काम उस सरफेस के पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मान ले ये एक सोप फिल्म है, आप इस आर्म को आगे पीछे कर सकते हैं या फिर कहे ऊपर नीचे कर सकते हैं, और आपने इसे खींच के नीचे ले आया तो आपने इस पूरे प्रोसेस में कुछ काम किया, और वो काम ऐड हो जाएगा इस सरफेस के पोटेंशियल एनर्जी में। इससे पहले हमने सरफेस टेंशन के फंडामेंटल वीडियो में यह देखा था कि एक लिक्विड का फ्री सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, जिसे हमने कंपेयर किया था एक बलून के सरफेस के साथ। जैसे कि इस बलून का ये सरफेस ये एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और ये सिकुड़ना चाहता है। लिक्विड का हर एक फ्री सरफेस सिकुड़ना चाहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अगर आप इस बलून को अगर और बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा करने का मतलब आप इसके सरफेस एरिया को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको इस प्रोसेस में काम करना होगा। उसी तरह से जब आप इस फिल्म के एरिया को बढ़ाएंगे तो भी आप यहां पर काम करेंगे, और वही काम इसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि एक लिक्विड के फ्री सरफेस का सरफेस एनर्जी क्या होता है, उसका इस पोटेंशियल एनर्जी या फिर कहें इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि सरफेस एनर्जी का इस लिक्विड के सरफेस का या फ्री सरफेस का सरफेस टेंशन के साथ क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया एक रेक्टेंगुलर फ्रेम। इसमें यह जो आर्म है यह फ्रीली मूव कर सकता है। हमने इसे सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया। जब हम इसे सोप सॉल्यूशन से बाहर निकालेंगे तो हमें दिखेगा कुछ इस तरह का एक फिल्म बना हुआ है, और यह फिल्म ड्यू टू सरफेस टेंशन ये इस आर्म को खींच के ऊपर ले जाएगा। अब यह इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब अगर आप इस आर्म को नीचे ले जाते हैं तो क्या होता है, देखें आप इसके एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं यहां तो आपको काम करना होगा ना इसे नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि सरफेस टेंशन कोशिश कर रहा है कि ये सरफेस जो है ये सिकुड़े, इसका एरिया कम हो, और आप इसके अगेंस्ट इसे खींच के इस आर्म को खींच के नीचे ले जा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें आप कुछ काम करेंगे और वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा। हमें यही पता लगाना है कि हमें कितना काम करना होगा इस प्रोसेस में। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए मान लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसका जो ये विड्थ है ये L है, तो फिर हम कहेंगे ये जो फ्रीली मूविंग आर्म है इसका भी लेंथ L, और हमने इसे जो एक्सटेंड किया या स्ट्रेच किया तो हमने इसे कितना स्ट्रेच किया, तो चलिए मान लेते हैं कि हमने इसे बहुत ही कम स्ट्रेच किया और हमने dx लेंथ तक इसे स्ट्रेच किया। हम ये क्यों मान रहे हैं कि हमने बहुत कम स्ट्रेच किया, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने इलास्टिसिटी के चैप्टर में यह पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एलोंगेट या कंप्रेस करते हैं, शुरू में हमें कम फोर्स अप्लाई करना होता है, और जितना इसका एक्सटेंशन बढ़ते जाता है या कंप्रेशन बढ़ते जाता है, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है, या फिर कहें हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है। तो यहां चूंकि फोर्स कांस्टेंट रहे तो हमने माना कि हमने जो एक्सटेंड किया इस सरफेस को हमने बहुत ही छोटा सा लेंथ एक्सटेंड किया dx, ताकि हम इस पूरे प्रोसेस में अप्लाई किया गया जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट मान सके। तो अभी मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और हमने जो फोर्स अप्लाई किया या फिर कहें हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पे यह है F। तो फिर हमने काम कितना किया, यहां पर वर्क डन कितना होगा, तो इस प्रोसेस में हमने जो वर्क किया ये वर्क डन W दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां फोर्स बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट में अप्लाई हो रहा है तो हम इसे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। दरअसल वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, पर यहां पर चूंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एज वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट एज वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये बराबर होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के।
अब चलिए देख लेते हैं कि हम इसके सरफेस एरिया को कितना बढ़ा रहे हैं। तो उससे पहले देखें कि इस फिल्म का दो सरफेसेस होंगे। एक तो यह सरफेस जिसे आप देख पा रहे हैं और दूसरा सरफेस इसके पीछे है। अगर आप इस फिल्म के टोटल सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे तो आप इस एरिया को तो कंसीडर करेंगे ही, साथ ही साथ इसके ठीक पीछे एक सरफेस बनेगा, उसका भी एरिया को तो आप कंसीडर करेंगे। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें इस सरफेस के साथ साथ इसके पीछे वाला सरफेस भी कंसीडर्ड होगा। तो फिर देखें हमने टोटल कितना सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट किया। तो इस फेस में देखें, जो फेस दिख रहा है हमें, उस फेस में देखें हमने इतना एरिया इंक्रीज कर दिया इस फिल्म का। और ये होगा कितना? ये एरिया होगा, ये जो लेंथ है ये L के बराबर है और ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा वो होगा L इंटू dx। तो हमने इंक्रीमेंट कितना किया सरफेस एरिया में? ये है L इंटू dx। उसी तरह से देखिए पीछे जो फेस होगा उसका भी तो सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होगा, वो भी होगा L इंटू dx। अब टोटल जो इंक्रीमेंट होगा सरफेस एरिया में वो होगा इन दोनों का समेशन। तो फिर टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया, टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया ये होगा 2 इंटू L इंटू dx। तो फिर वर्क डन पर यूनिट एरिया क्या होगा? सो वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया, यहां पर एरिया कहने का मतलब है कि इंक्रीमेंट इन एरिया। सो ये एरिया ये टोटल एरिया नहीं है, ये है इंक्रीमेंट इन एरिया। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ये है इंक्रीज्ड एरिया। सो वर्क डन, हमने कितना वर्क किया? इतना। सो दैट इज इक्वल टू F इंटू dx पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया। दैट मीन हमने कितना एरिया इंक्रीज कर दिया? हमने इतना एरिया इंक्रीज कर दिया। सो F dx डिवाइडेड बाय 2L dx, जो कि बराबर होगा F डिवाइडेड बाय 2L के। ये वर्क डन पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया, इसी को कहा जाता है सरफेस एनर्जी। इस सरफेस का तो ये है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ये वर्क डन पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया, यही है सरफेस एनर्जी, जो कि बराबर है F डिवाइडेड बाय 2L के। सरफेस एनर्जी के इसी डेफिनेशन से हम इसका एक और मतलब पता कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली ये जो दूसरा मतलब है यही ज्यादा एप्लीकेबल है। पर इस वीडियो में रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बार बार इसके डेफिनेशन यही रखूंगा कि वर्क डन या फिर इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया। अब देखते हैं इसका दूसरा मतलब क्या है जो कि प्रैक्टिकली ज्यादा एप्लीकेबल होगा। तो आप मान ले ये जो आर्म है जिसे हम नीचे ले आए और ये आर्म जो कि यहां तक पहुंच गया, इसके कारण इसका जो एरिया है वो बढ़ गया। कितना बढ़ा? ये रहा वो बढ़ा हुआ एरिया। अब हम ये मानेंगे कि इस सरफेस के पास जो एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी यहां तक आया नहीं, मतलब इस बढ़े हुए सरफेस तक नहीं आया। चलिए मान ले, कॉन्सेप्चुअली ये मान ले, अर्थात वो जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहां का पोटेंशियल एनर्जी वो यहीं पर सीमित है और इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है। नो पोटेंशियल एनर्जी, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, पर आप सोचे इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। और हमने जो एनर्जी दिया, हमने जो वर्क डन किया जो कि पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो गया, वही पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आया, स्टोर्ड हुआ। अब देखिए सरफेस एनर्जी के डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि हमने जो वर्क डन किया जो कि यहां पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे बढ़े हुए एरिया में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहां पर वो स्टोर्ड हो गया। अब उस डेफिनेशन के हिसाब से, सरफेस एनर्जी के डेफिनेशन के हिसाब से, ये सरफेस एनर्जी है क्या? यही एनर्जी जो हमने इसे दिया इन यूनिट एरिया। तो हमने यहां पर एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया, ये मान ले यूनिट एरिया है। यहां पर जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया, यहां पर जो स्टोर्ड है उस प्रोवाइडेड एनर्जी का, वही है सरफेस एनर्जी।
अर्थात सरफेस एनर्जी को हम कह सकते हैं इस बढ़े हुए एरिया का एनर्जी डेंसिटी, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब ये जो सरफेस है, ये पूरा का पूरा सरफेस, ये तो एक ही सरफेस है। जो एरिया पहले था, अर्थात जो सरफेस पहले था प्लस हमने जो सरफेस को बढ़ाया, ये तो एक ही सरफेस है अभी बढ़ने के बाद। तो क्या इसकी दो अलग अलग जगह पे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी अलग अलग होगा? बिल्कुल नहीं। इसके हर एक जगह पे इस सरफेस के, फॉर एग्जांपल आप अगर यहां एक एरिया कंसीडर करें, यहां एक एरिया कंसीडर करें, यहां करें या फिर यहां करें, हर जगह एनर्जी डेंसिटी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो सरफेस एनर्जी है, ये है इस सरफेस का किसी भी जगह का एनर्जी डेंसिटी, या फिर कहे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिट एरिया, चाहे वो यहां का सरफेस हो या फिर यहां का सरफेस हो, क्योंकि दोनों जगह में तो एनर्जी डेंसिटी सेम होगा। तो आप सरफेस एनर्जी को सोच सकते हैं एक लिक्विड के फ्री सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, और ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा आगे। अब चलिए सरफेस एनर्जी को हम इंटररिलेट कर लेते हैं सरफेस टेंशन के साथ। तो इसके लिए हमें सरफेस टेंशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो उसके लिए देखें, ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस जो फोर्स अप्लाई करेगा, वही फोर्स डिवाइडेड बाय उस इमेजिनरी लाइन का लेंथ, यही होता है सरफेस टेंशन। तो हम इसके लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा वो इमेजिनरी लाइन जो कि फ्री आर्म था इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का। तो इस फ्री आर्म के साथ सटा हुआ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स को ये सरफेस पुल करेगा ऊपर की तरफ, और हमने माना ये जो सरफेस है, जो सरफेस हमें दिख रहा है, वो सरफेस इस इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है एफ डैश्ड। सिमिलरली जो पीछे वाला सरफेस होगा, जो हमें नहीं दिख रहा, वो भी तो इस इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस एक फोर्स अप्लाई करेगा। वो पीछे से फोर्स अप्लाई करता है, कितना होना चाहिए? वो भी होना चाहिए एफ डैश्ड। देखें, लिक्विड सेम है दोनों ही सरफेस का या दोनों ही फेसेस का, और ये जो इमेजिनरी लाइन हम कंसीडर कर रहे हैं, ये भी सेम है दोनों साइड में। तो फिर जो फोर्स उस तरफ से अप्लाई होगा इस फ्री आर्म पे, वो भी होगा एफ डैश्ड। अब देखिए, सरफेस टेंशन के डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि ये सरफेस टेंशन इस लिक्विड के इस सरफेस का, इसे डिनोट कर रहे हैं टी से, ये बराबर होगा, देखिए ये एक सरफेस जो हमें दिख रहा है, वो सरफेस इस इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस जो फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि है एफ डैश्ड, ये एफ डैश्ड डिवाइडेड बाय उस इमेजिनरी लाइन का लेंथ, यही होता है सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, जो कि है L। तो एफ डैश डिवाइडेड बाय L। और इस सिचुएशन को देखें, यहां पर देखें, ये एफ डैश और एफ डैश ये मिलके ये कैंसिल कर रहा F को। तो इससे हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ डैश्ड, और फिर हम इसी को कह सकते हैं कि एफ डैश्ड इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इस एफ डैश्ड को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा एफ डैश्ड की जगह एफ डिवाइडेड बाय 2, और इस डिनोमिनेटर को देखें, उसे यहां पुट करें तो ये बन गया सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 2L। इससे पहले देखें, हमने सरफेस एनर्जी को इवेल्युएट किया था, वो सरफेस एनर्जी बना था एफ डिवाइडेड बाय 2L। तो फिर हम कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। यहां ये जो सरफेस एनर्जी है, इसी को हमने डिनोट किया S से। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, मुझे कहना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम इस फिल्म के सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा। तो ये अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो ये उस टेम्परेचर को, अपने पिछले टेम्परेचर को रिगेन करेगा, जो कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। तो उसके लिए ये कुछ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। तो हमने माना ये जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, ये है H पर यूनिट एरिया, अर्थात H अमाउंट ऑफ हीट ये पर यूनिट एरिया अब्सॉर्ब कर रहा है या फिर अक्वायर कर रहा है सराउंडिंग से। यहां पर फिर से एरिया का मतलब है
इंक्रीमेंट इन एरिया, अर्थात हम कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे, ये एरिया जो बढ़ा, एक तो इस फेस में, दूसरा पीछे वाले फेस में, तो ये एरिया है इंक्रीमेंट इन एरिया। इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं ये है इंक्रीज्ड एरिया। तो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें कहना होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कि इस केस में हम कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल ये है डेल्टा पी, हमने जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया ये बराबर होगा हम जितना काम करेंगे वो प्लस जो ये टोटल हीट एनर्जी एक्वायर करेगा सराउंडिंग से। तो यहां पर ये इक्वेशन ये सिर्फ इंक्रीज्ड एरिया के लिए है, इस सरफेस एरिया के लिए है जो इंक्रीज कर रहा है। तो फिर देखिए ये डेल्टा पी जो कि इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा सरफेस एनर्जी जो कि होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया। तो फिर इस सरफेस एनर्जी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंक्रीमेंट इन एरिया तो फिर हमें मिलेगा टोटल इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया जो कि था 2L dx, तो ये बन गया टोटल इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि बराबर होगा वर्क डन प्लस हीट एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग के। तो वर्क डन देखें कितना होगा, हमने कितना काम किया है, हमने इतना काम किया है F इंटू डी एक्स। यहां पर देखें F को हम सरफेस टेंशन के साथ इंटर रिलेट कर सकते हैं। यहां पर देखें सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2L, तो हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू 2L इंटू सरफेस टेंशन T। तो ये पूरा का पूरा जो वर्क डन है ये बन जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसे हम कह सकते हैं कि ये होगा 2TL dx। तो ये बन गया 2TL dx प्लस टोटल हीट एनर्जी जो होगा वो होगा H इंटू टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया। टोटल इंक्रीमेंट इन एरिया ये होगा 2L dx, तो ये हो जाएगा H इंटू 2L dx, सो 2L dx इंटू H। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 2L dx से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा S इज इक्वल टू T प्लस H। इसे आगे हम कह सकते हैं कि T जो कि है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू S माइनस H। इसे हम कहते हैं इस S माइनस H को जो कि सरफेस टेंशन के बराबर है, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल पार्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। तो ये हो गया मैकेनिकल पार्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। अब देखिए अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल ना होके एडायबेटिक होता, सो फॉर एडायबेटिक प्रोसेस हमें पता है एडायबेटिक प्रोसेस में सराउंडिंग से कोई हीट एनर्जी ये एक्वायर नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में ये जो H है ये 0 होगा। तो एडायबेटिक प्रोसेस में हम कह सकते हैं S इज इक्वल टू T, रीजन बीइंग H इज इक्वल टू 0। अब एक बार सरफेस एनर्जी का SI यूनिट पे बात कर लेते हैं। सो SI यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी, ये सरफेस एनर्जी होता क्या है, ये है वर्क डन पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया। सो हम इसे कह सकते हैं कि सिंपली कह सकते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया, इसका जो यूनिट होगा वही होगा सरफेस एनर्जी का यूनिट। तो वर्क का जो यूनिट होगा SI यूनिट ये होगा जूल, और एरिया का जो SI यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर्ड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर्ड ये होगा सरफेस एनर्जी का SI यूनिट। हमने इससे पहले देखा था कि सरफेस एनर्जी बराबर है सरफेस टेंशन के साथ। तो सरफेस टेंशन का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ
सरफेस टेंशन, इसे भी एक बार देख लेते हैं। ये बराबर होना चाहिए इसके। सरफेस टेंशन ये होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? देखिए, जूल को हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर, तो अगर जूल के जगह आप न्यूटन मीटर पुट करते हैं तो न्यूटन मीटर ये हो गया जूल की जगह डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर्ड, तो आपको मिलेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मीटर को कैंसिल करने के बाद ये होगा न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का SI यूनिट सेम है, या तो आप इसे जूल पर स्क्वायर मीटर कहें या फिर न्यूटन पर मीटर कहें।